डीजीआईएसआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी। अनिका, बताइएगा क्या माहौल था, किस तरह से सवाल जवाब हुए? हमने देखा भी है लेकिन आप वहां पर मौजूद थी, आपकी ज़बानी जानना चाहेंगे। बिल्कुल, अभी प्रेस ब्रीफिंग से निकली और उसके बाद भी ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ऑन द कैमरा होती हैं, उसके बाद भी कुछ सहाफ़ियों की गपशप लगती है। लेकिन डीजीआईएसआई एक तो बड़े मोहतात भी थे लेकिन बड़े क्लियर भी थे। इसी तरीके से डीजीआईएसपीआर भी बड़े क्लियर थे और क्लैरिटी इस बात पे थी कि आपने अगर तनकीद करनी है तो पाकिस्तान के लिए हम क्या काम कर रहे हैं उस पर करें, इस बात पे ना करें कि आपके लिए ज़ाती काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये बात मेरे इल्म में थी और कुछ अहम मुलाकातों के हवाले से भी ये बातें इल्म में थी। आज वो चीज़ क्लैरिफाई भी हो गई। डीजीआईएसपीआर ने भी वाजे कर दी कि मार्च में जब J-10 वाले तैयारे थे, जिस दिन वो वाला इनॉग्रेशन हुई, वो पाकिस्तान के फ्लीट का पार्ट बने, उसी टाइम पर ये साइफर इमरान खान साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दिखाया था। ये फॉरेन ऑफिस के बारे में नहीं, ये बाकी जगहों से नहीं, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यानी जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुद उनको दिखाया था और उनको ये बताया था कि देखें ये साइफर है और ये सख्त जबान है। तो जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा, ऐसे साइफर आते रहते हैं। और मकसद ये दिखाने का था कि आप बैरून मुमालिक, बाकी कितने भी मुमालिक हैं, उनके बारे में ज़रा ज़बान जो है वो एहतियात से इस्तेमाल करें। आपको याद भी होगा इमरान खान साहब ने एक दफ़ा बात कही थी कि जी मुझे आर्मी चीफ ने ये बात कही कि आप मौलाना फजल रहमान साहब का नाम ना लें, उन्होंने ये अनाउंस किया था ये बात। तो बात यह है कि एक तरफ तो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनको साइफर दिखाया गया और उन्होंने उसको रफा दफा कर दिया। आज डीजीआईएसपीआर की इस बात पे तस्दीक आ गई कि जी ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी जगह वही 27-28 को ये साइफर लहराया जाता है कि ये बहुत बड़ी बात है, यानी जब दिखाया गया था तो बड़ी बात नहीं थी और उसके बाद बड़ी बात हो गई। और ये आज बकौल डीजीआईएसपीआर भी ये बात जो है वो उनके लिए भी शॉकिंग थी, क्योंकि यही तो साइफर था जो उनको पहले दिखाया गया था खान साहब को और उन्होंने उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया था। बहरहाल डीजीआईएसआई की बातों में भी बड़े वाज़े तौर पर हम लोगों को एक तो ऑब्वियसली बॉडी लैंग्वेज, उनकी बातचीत, उससे यही वाज़े हो रहा था कि वो नहीं इन्वॉल्व होना चाहते सियासत के अंदर, वो नहीं घसीटे जाना चाहते सियासत के अंदर। अगर उनको घसीटा गया तो जवाब उनको देने पड़ेंगे, जवाबात उनके पास बहुत सारे हैं, लेकिन बोलने से वो इज्तनाब, वो अपने ओहदे, अपने मनसब। आपको इंटरप्ट करूं अनिका, जो अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए टीम बनाई गई थी उसकी तश्कील-ए-नौ दोबारा हुई और आईएसआई के अफसर का नाम निकाल दिया गया। डीजीआईएसपीआर आज डीजीआईएसआई अपेयर हुए और उन्होंने वजाहत दी, इसको आप कैसे देखती हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज के हवाले से बताइएगा। ये खबर मैंने ही ब्रेक की थी अपने ट्विटर पे, ये खबर मैंने ही दी थी और किसी सहाफ़ी के पास ये तब तक खबर नहीं थी। मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया था, कहीं से मुझे पता चला था, इत्तला आई थी कि जी ये इस वाली तहकीकाती टीम के अंदर आईएसआई या एमआई की कोई शख्सियत शामिल नहीं होगी। और उस टाइम पर जैसे ही मैंने ये ट्वीट किया तो एक फोन कॉल्स और ट्वीट्स का और मैसेजेस का, फोन कॉल्स और मैसेजेस का तांता बन गया कि ये आपको किसने कहा है। देखें जी ये तो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर खबर ब्रेक हो रही है कि आईएसआई के लेफ्टिनेंट कर्नल का हिस्सा है, लेफ्टिनेंट कर्नल साद गलबन उनका नाम, वो तो उनका हिस्सा है तहकीकाती टीम का। तो जिसके ऊपर मैंने यही कहा कि देखिए मैं आपको ये अपनी खबर दे रही हूँ, कुछ देर के अंदर नोटिफिकेशन रिव्यू हो जाएगा। उसके बाद यही हुआ, नोटिफिकेशन रिव्यू हुआ और इसका मकसद यही था कि बार बार इदारे को बीच में घसीटा जा रहा है। इदारा किसी भी तरीके से कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहता, इसी वजह से उन्होंने इस तहकीकाती टीम से भी अपने आप को किनारा कशी इख्तियार की, अपने आप को साइड पे कर लिया, क्योंकि कंट्रोवर्सी एक ऐसे इदारे के बारे में जो कि फॉर ऑब्वियस रीजंस पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ और बका का ज़ामिन है, उसको कंट्रोवर्शियल बना देना और मुल्क और कौम के अंदर उनके खिलाफ एक फीलिंग, एक सेंटिमेंट बनाना, ये पाकिस्तान के लिए अल्टीमेटली मुश्किलात का बाइस बनेगा। इसीलिए आज डीजीआईएसआई अपीयर हुए, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि मेरे ऊपर ज़ाती बड़े हमले होते रहे, जब से वो आए हैं तब से हमले होते रहे। मैंने सवाल में भी यही पूछा कि आप जब से आए हैं तब से आपको बहुत पसंद नहीं आए, नाखुश रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, जिसके ऊपर उन्होंने बोला कि मुझे अपनी ज़ात से कोई लेना देना नहीं है, मेरे इदारे, मेरे शहीदों के लहू के ऊपर जब नाम आएगा तब जाकर मुझे मसला होगा, मेरी ज़ात पे जो बात करते रहे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड आई क्वोट, उन्होंने एंड पे ये बात कही कि जो भी सोशल मीडिया पर बात होगी आई डोंट केयर,
यानी उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सोशल मीडिया पे क्या बात हो रही है, उन्हें सिर्फ पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ से फर्क पड़ता है, और इसी के लिए उनको बेसिकली इस इदारे का सरबराह लगाया गया। एक और इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी वो ये कि रात की तारीकियों वाली, जिसको मैंने अपने सवाल में ऐड भी किया था, कि रात की तारीकी के अंदर बात सही होती है और सुबह आके बाहर बात जरा ज्यादा सख्त लहजे में की जाती है। ये याद रखिए कि हम लोग भी कुछ दिन से नोट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब किसी दिन इदारे के मामले में बड़े अच्छे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, अगले दिन मामलात जो हैं वो सख्ती की तरफ आते हैं। यही मैंने पूछने की कोशिश की, जो ऑब्वियसली DGISPR ने उस सवाल को क्लियर जवाब ना देना प्रेफर किया, वो कि कुछ सच्चाइयां बोलने वाली नहीं होती हैं। सो इन अदर वर्ड ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंगेज भी कर रही है, जिस तरीके से आज प्रेस ब्रीफिंग में भी कहा गया, इंगेज भी कर रही है। और ये भी मैं आपको ये भी मैंने खबर ब्रेक की थी हमारे अपने चैनल के ऊपर बीपर देते हुए, कि इमरान खान साहब के राबते हुकूमती अराकीन ही हुए थे। उससे पहले तक PMLN की तरदीद आ रही थी, उसके बाद तरदीद आना बंद हो गई थी। खान साहब की जमात के राबते बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए हुकूमती जमातों से भी हुए थे। तो मामले चल रहे हैं, राबते भी चल रहे हैं। और आपने नोट किया होगा, जो मैंने अपने सवाल में भी कहा, कि वो जो NOC मांगने के लिए के अंदर पीसफुल प्रोटेस्ट की बात वाज़ेह तौर पर ये नहीं कहा कि परमिशन फॉर सिटिंग, परमिशन फॉर पीस प्रोटेस्ट एंड सिटिंग, यानी कहा जा रहा है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट ही करेंगे। आगे क्या होता है वो ऑब्वियसली उसी टाइम पर पता चलेगा फ्यूचर में, कि क्या पीसफुल प्रोटेस्ट होगा भी या नहीं होगा, क्या मामलात गड़बड़ की तरफ तो नहीं चले जाएंगे। क्योंकि एट वन पॉइंट इन टाइम इमरान खान साहब ने ये भी बोला था कि वो एक दफ़ा लोग निकल आए तो मेरे लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को ऑब्वियसली हमारी एजेंसीज की और हमारे इदारों की इस पर गहरी नज़र भी है। एक बात अच्छा अनिका, अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से जो है वो DGISI ने आज बड़ी खुलकर बात की और कहा है कि सूबाई हुकूमत KP हुकूमत की जानिब से जो है वो थ्रेट अलर्ट जारी किया गया था। आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या सूबाई हुकूमत जो है वो थ्रेट अलर्ट जारी कर सकती है? क्या अगर उन्हें कोई थ्रेट था तो वफाकी हुकूमत का काम नहीं था कि उन्हें कोई थ्रेट अलर्ट जारी करती? और DGISI से जो है ये सवाल क्यों नहीं पूछा गया कि ISI का नुमाइंदा जो है वो इस तहकीकाती कमेटी से क्यों रिमूव किया गया है? तो किया गया, ये सवाल तो किया गया, और DGISI ने उसके ऊपर पहले ही क्लियर कर दिया था कि हम लोग इस तहकीकात को कॉन्ट्रोवर्सी नहीं बनाना चाहते। और यकीनन आप इस बात का इदराक भी रखते होंगे कि इदारे कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहते, इदारे सियासत से दूर रहना चाहते हैं। इदारे किसी जमात को अपने पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए इदारों के कंधे के ऊपर बंदूक रख के चलाने की इजाजत नहीं देना चाहते हैं। इदारे चाहते हैं कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस आपस में गुफ्तगू करें और आपस की गुफ्तगू करके आपस में ही मामले सॉल्व कर लें। इसीलिए ये बात तो वाजे की DGISI ने भी, DGISPR ने भी, कि इसलिए इदारों के नुमाइंदों को निकाल लिया गया। और जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, मैंने ये खबर ब्रेक की थी और उसकी वजह भी यही थी कि कंट्रोवर्सी डेवलप ना हो। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं अरशद शरीफ साहब के कत्ल की तहकीकात के हवाले से और कत्ल के मामलात के हवाले से, तो मामला जो है ना ये कशीदगी इख्तियार करता जा रहा है। अभी मैंने जो DGISPR से सवाल किया था उनसे मैंने फिर बाद में एड ऑन ये भी पूछा था कि क्या हम ये कह सकते हैं कि हम पार्शियल कंक्लूजन पे आ गए हैं या पार्शियल जवाबात हमारे पास मौजूद हैं, जिसपे उन्होंने कहा था कि जी बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि हमारे पास पार्शियल जवाबात मौजूद हैं, लेकिन हम मुकम्मल जवाबात का इंतजार करके कोई चीज़, कोई वर्डिक्ट देना चाहेंगे, ऐसे नहीं। ये जो नाम चार लिए हैं ये बड़े अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि ये जो चारों नाम हैं ये एक डॉट्स कनेक्ट करने वाली बात कर रहे थे जिस तरीके से DGISPR भी। तो मेरे ख्याल में अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम लोग इस चीज़ की तरफ तवज्जो दें कि क्या ये जो एक तो कत्ल हुआ, वही वाले सवाल कि किसको फायदा हुआ, क्यों गए बाहर। और आपने फरमाया कि हम लोग जो है वो क्या सूबाई हुकूमत इस तरह की थ्रेट अलर्ट दे सकती है। सूबाई हुकूमत बिल्कुल थ्रेट अलर्ट दे सकती है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, DGISPR साहब की तरफ से कहा गया कि ये चीज़, ये थ्रेट अलर्ट डायरेक्ट CM हाउस, CM ऑफिस से निकला और ये फिर जो है वो KPK के इदारे ने आगे थ्रेट अलर्ट दिया। यानी CM ऑफिस को थ्रेट अलर्ट का कहना कि थ्रेट अलर्ट जारी करें, ये बात जो है ना बड़ी अजीबो गरीब इस सेंस में है कि अगर ऐसा हुआ, ऑब्वियसली इनके पास इंफॉर्मेशन है, ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है,
सीएम केपी के जवाबदेह हैं, उन्हें जवाब देना होगा कि उनकी गाड़ी, उनके स्टाफ ऑफिसर क्यों अरशद साहब को छोड़कर आए, जबकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो कि इख्तलाफ राय करते रहे और इख्तलाफ राय के बावजूद भी वो पाकिस्तान के अंदर सही सलामत फिर भी रहे हैं और मौजूद भी हैं। क्या ऐसी वजूहात हुई? और ये जितने भी नाम इन्होंने तो अनिका, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनिका ये सवाल भी तो उठाया गया कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, जैसे DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान में उनको कोई खतरा नहीं था। देखिए, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट उन्होंने रद्द नहीं की, लेकिन एज ही हैज ऑलरेडी क्लियर्ड कि पूरी इंफॉर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं। तो पूरी इंफॉर्मेशन आए, थर्ड पार्टी को ऐसा किसी कंट्री के ऊपर ब्लेम इस तरह से तो लगाना मुश्किल नहीं होता ना, आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। तो मैं इसीलिए ये बात पहले भी, वहाँ भी, उसके बाद खत्म होने के बाद भी सहाफ़ी हज़रात से ये कह रही थी कि ये बात कहना ना बड़ा कबल वक्त होगा कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है या नहीं है। थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट के लिए सबूत चाहिए। हम भारत का मीडिया तो है नहीं कि हम फौरी तौर पर दाग दें सारे का सारा इल्ज़ाम भारत के ऊपर। हाँ, हमें जहाँ पता होता है कि भारत ने कोई इस तरह की हरकत की है तो फिर ऑब्वियसली सामने आती है, लेकिन थर्ड पार्टी की ऑब्वियसली इन्वॉल्वमेंट इसलिए नहीं ख़त्म की जा सकती क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जरिए के थ्रू तो अरशद शरीफ साहब को इस दुनिया से रुखसत किया गया, अनफॉर्चुनेटली मर्डर किया गया। और ये सारे सवालात हैं। मैंने इसीलिए ये कहा था कि सवालात बहुत हैं, जवाबात बहुत कम है। अब जवाबात मिलने का वक्त हम लोगों को दरकार है कि कब हम लोगों को जवाबात मिलेंगे, क्योंकि जितने देर तक जवाबात नहीं मिल रहे और ज़्यादा कयासाराइयाँ चलती जा रही हैं और वो जो जगह है, जो सच की जगह है, जब तक वो पुर सच से नहीं होगी तब तक झूठ पुर करने की बहुत सारी जगह होगी। लेकिन इसके साथ साथ ऑब्वियसली अगर कोई अरशद शरीफ साहब की मौत से किसी भी किस्म का, उनकी शहादत से किसी भी किस्म का फ़ायदा उठा रहा है तो ये भी बड़ा अफसोसनाक है, चाहे वो सियासी लेवल के ऊपर हो या फिर वो पर्सनल लेवल के ऊपर हो। ये बड़ी अफसोस की बात होगी।